हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का पीसीएस वाई तरफ में। जैसे कि आप सभी को पता है कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं और आज की जो हमारी टेस्ट सीरीज है महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट की होने वाली है। और जैसे कि मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो में भी पूछा था कि आकार की टेस्ट सीरीज क्या लगाई जाए, आप लोगों ने अभी तक मुझे कमेंट करके नहीं बताया तो मैंने लगाई नहीं है। तो आप लोग बता दीजिएगा आकार की भी लगाना स्टार्ट करूँ या अभी रहने दूँ, बाद में लगाऊँ। तो उससे क्या रहेगा कि आप लोगों के लिए भी प्रॉफिट रहेगा और हम भी अपने हिसाब से उसको परफेक्ट कर लेंगे कि भाई मुझे टेस्ट सीरीज लगानी है तो वो लगाते रहेंगे। खैर, जल्दी से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम 50 क्वेश्चन तक पहले लगा चुके थे, 50 के बाद अब हम आगे लगा रहे हैं तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के 3 सबसे बड़े चावल के उत्पादक राज्यों में सही क्रम कौन सा है। तो ये चावल के सबसे बड़े 3 राज्य की बात कर रहा है कि सबसे बड़े जो चावल के उत्पादक जो करते हैं वो बताइए। तो आप बोलोगे सबसे पहले नंबर पर पश्चिम बंगाल, दूसरे नंबर पर रहेगा उत्तर प्रदेश और तीसरे नंबर रहेगा पंजाब। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश, देखो आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश को भारत में चावल का कटोरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चावल का कटोरा कहा जाता है। ये फैक्ट है आपके लिए और इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। खनिज है और अग्रणी राज्य है, मतलब कौन सा खनिज किस राज्य में सबसे ज्यादा पाया जाता है। मैग्नीज की बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। सोना की बात करें तो कर्नाटक में, बॉक्साइट की अगर बात करें तो उड़ीसा में, और अगर हम जस्ता की बात करें तो केवल राजस्थान में पाया जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी वाला सही से लगाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनोकॉर्पिंग क्या है। मोनोकॉर्पिंग से तात्पर्य है, भैया मोनोकॉर्पिंग से तात्पर्य क्या है, तो एक ही खेत में साल दर साल एक ही फसल लगाने को कहते हैं मोनोकॉर्पिंग। क्या कहते हैं? मोनोक्रॉपिंग। और हम उसी को कहते हैं कि एक ही खेत में हम क्या कर रहे हैं, साल दर साल एक ही फसल को हम बराबर वही लगा रहे हैं। जैसे कि मक्का हो गया, गेहूं हो गया, सोयाबीन हो गया, इस तरीके से। मिश्रित फसल होती है एक तरीका की। मिश्रित फसल में क्या होता है, किसी क्षेत्र विशेष में दो या दो से अधिक जो फसलों को एक ही समय में लगाया जाता है उसको हम मिश्रित फसल कहते हैं। जैसे एक ही समय पे हमने गेहूं भी लगा दिया और चावल भी लगा दिया, इस तरीके से होती है। खैर, दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिल व पामलू क्या है। देखो खिल और पामलू की बात करें क्या है, तो आप बोलोगे झूम खेती का स्थानीय नाम होता है खिल और पामलू। अब ये कहाँ से संबंधित है, तो खिल और पामलू की बात की जाए अगर स्थानीय नाम की, तो झूम जो खेती का स्थानीय नाम है पामलू मणिपुर से है। कहाँ से है? ये मणिपुर में है ना। तो ये अच्छी बात है, आपको पता चल गया। और ये कहाँ पर है? हिमालय क्षेत्र में देखने को मिलता है। अब मध्य प्रदेश में क्या कहा जाता है, कभी क्वेश्चन में आए तो बेबर कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, बेबर जो होता है वो मध्य प्रदेश में कहा जाता है स्थानीय कृषि को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत राज्य स्तर पर किन लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा, इसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत बात कर रहा है कि राज्य स्तर पर किन लोगों को योजना का लाभ मिलेगा और इसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। तो आप यहाँ पर कहोगे भैया कि केंद्र सरकार के द्वारा इसको लाभ मिलेगा और इसका निर्धारण किया जाता है। तो कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, यह ध्यान रखिएगा। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना कब प्रारंभ की गई थी। तो वन नेशन वन राशन कार्ड जो योजना है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी शुरुआत 9 अगस्त 2019 को की गई थी। कब की गई थी? 9 अगस्त 2019 को की गई थी। किस मंत्रालय के तहत की गई थी? तो उपभोक्ता मंत्रालय, जो उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय होता है उसके द्वारा की गई थी। हरित क्रांति का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। तो भैया कह रहा है कि हरित क्रांति का जो प्रारंभ है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। आप बोलोगे हरित क्रांति का प्रारंभ तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। कौन सी? तीसरी पंचवर्षीय योजना। कौन सी सन से? 1961 से लेकर 1966 के मध्य में तीसरी पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। उसी दौरान ये हरित क्रांति का शुभारंभ जो किया गया था। उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री थे। कौन थे? शास्त्री जी थे, लाल बहादुर शास्त्री जी थे, ध्यान रखिएगा। भारत में अगर हरित क्रांति के जनक पूछा जाए तो कौन थे? तो एम.एस. स्वामीनाथन माने जाते हैं। और विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। तो ये फैक्ट है, आपको ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ब्रेला स्कीम के तहत कितने मिशनों को शामिल किया गया। तो भैया कह रहा है कि अम्ब्रेला स्कीम मिशन के तहत, तो आप कहोगे 11 मिशनों। कितने? 11 मिशन को इसके तहत लागू किया गया है। नेक्स्ट है कि पीली क्रांति का संबंध किससे है। अब पीली क्रांति के संबंध की बात कर रहा है तो पीली क्रांति का संबंध आपके तिलहन उत्पादन से है। देखो पीली जो क्रांति है उसको तिलहन उत्पादन से है, लेकिन अंडा क्रांति की बात करें तो इसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं रजत क्रांति। बात करें उर्वरक की तो उर्वरक को कहते हैं भूरी क्रांति। बात करें बायोडीजल की तो इसको कहते हैं हम काली क्रांति। ध्यान रखिएगा, तो है ना, ये सभी क्रांति पीछे लगा लेना। जैसे पीली क्रांति तिलहन से है, अंडा रजत से है, उर्वरक भूरी से है और बायोडीजल काली से है।
सरकार के द्वारा किस वर्ष द्वितीय हरित क्रांति की घोषणा की गई? देखो सरकार ने दूसरी हरित क्रांति की घोषणा कर दी है, अगर आपको नहीं पता है ध्यान कर लो, 2004 में की गई थी। कब की गई थी? 2004 में दूसरी हरित क्रांति की घोषणा की गई थी। अच्छा, मैं आपको बताना भूल गया हूँ कि अपना ऐप आ चुका है, ऐप का नाम है नट लर्निंग ऐप। क्या नाम है? नट लर्निंग ऐप नाम है। और इस ऐप को आप लोग डाउनलोड कर सकते हो दो फॉर्मेट में। कैसे कर सकते हो? एक तो आपको लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो लिंक से डाउनलोड कर लो, या फिर आप लोग सर्च कर लो प्ले स्टोर से नट लर्निंग ऐप। क्यों बोल रहा हूँ? इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप पहले तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सभी एग्जाम्स की आपको वहां पर टेस्ट सीरीज लगाने का मौका मिल जाता है। और आप टेस्ट भी, जैसे एमपीपीएससी की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो एमपीपीएससी की वहां पर हमने 230 प्लस टेस्ट बना रखे हैं। मतलब कि लगभग लगभग देखोगे तो 23,000 क्वेश्चन है वो आपके वहां पर मिल जाएंगे। तो 23,000 क्वेश्चन कम नहीं होते प्रैक्टिस के लिए। आप ऑनलाइन माध्यम से नट लर्निंग ऐप पर टेस्ट सीरीज को लगा सकते हो। तो ऐप को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि आर्बरी कल्चर का संबंधित है। तो आर्बरी जो कल्चर है किससे संबंधित है? आप बोलोगे वृक्षों एवं झाड़ियों की कृषि से संबंधित। किसकी? वृक्षों एवं झाड़ियों की कृषि से संबंधित है। एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट कहां पर स्थित है? तो एशिया का सबसे बड़ा है, और जो लगाया गया है कहां पर लगाया गया है? वो इंदौर मध्य प्रदेश में लगाया गया है। एशिया का सबसे बड़ा है बायो सीएनजी प्लांट, ध्यान रखिएगा। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो फरवरी 2022 में इसकी शुरुआत की गई थी। ये भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देश में बेचे जाने वाले पेट्रोल में वर्ष 2025 तक कितने प्रतिशत एथेनॉल मिलाने का भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है? देखो 2025 तक पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य रखा है, लेकिन कितने प्रतिशत? तो 20%। ध्यान रखिए, पेट्रोल में जो होगा 20% तक एथेनॉल को मिलाया जाएगा। पवन ऊर्जा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और यहाँ पर कौन सा कथन सही है उसको बताना है पवन ऊर्जा के बारे में। देखते हैं। वर्ष 2024 में 4.6 गीगावाट पवन ऊर्जा का बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। 2024 में ही लक्ष्य रखा है 4.6 पवन ऊर्जा बढ़ाने का, बिल्कुल बात ठीक है। वर्तमान में पवन ऊर्जा में 20.4 गीगावाट की संभावित परियोजनाओं को स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया। तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि 20.4 नहीं है बल्कि 13.4 गीगावाट का यहाँ पर लक्ष्य रखा है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन तो सही है, क्योंकि दूसरा ऑप्शन आपका गलत है, जो कि मैंने आपको बता दिया सही। इंडियन मिनरल ईयरबुक 2022-23 के अनुसार भारत में प्राकृतिक गैस उत्पादन में शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? तो इंडियन मिनरल ईयरबुक 2022-23 कह रहा है कि सबसे प्राकृतिक गैस जो उत्पादन है वो कौन कौन से हैं? आप बोलोगे असम, राजस्थान और त्रिपुरा। ये सिक्किम से इस तरीके से। अगर हम बात करें असम की तो 10% है, राजस्थान की बात करें 7% है, त्रिपुरा की बात करें 6% देखने को मिल जाता है। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भूस्खलन से निम्नलिखित में से किस आपदा का प्रकार है? बात कर रहा है कि भूस्खलन जो है वो इन चारों में से आपदा का कौन से प्रकार की श्रेणी में आता है? आप बोलोगे आपदा जो है वो स्थलीय श्रेणी में आते हैं। किसमें? स्थलीय श्रेणी में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में रासायनिक आपदाओं के प्रबंधन के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है? तो आप बोलोगे नोडल मंत्रालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है। सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का कह रहा है कि प्रमुख कौन है? आप बोलोगे प्रधानमंत्री होता है। जो पीएम होते हैं वही होते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के प्रमुख। भारत में वर्तमान में कितने भूकंपीय क्षेत्र होते हैं या हैं? तो 4 भूकंपीय क्षेत्र, ध्यान रखिएगा। जो सर्वाधिक तीव्रता वाला क्षेत्र है वो जोन 5 में जाता है। ठीक है, तो कितने हैं भूकंपीय क्षेत्र? 4 भूकंपीय क्षेत्र। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता वाले भूकंपीय जोन के भाग में नहीं है? मतलब कि उच्च मतलब कि हाई जो भूकंप जोन आते हैं उसके भाग में शामिल नहीं है। कौन सा क्षेत्र नहीं है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा भूकंप नहीं आते हैं, मतलब उच्च तीव्रता वाला भूकंप क्षेत्र नहीं माना जाता है। जबकि हिमाचल, जम्मू और गुजरात ये तीनों उच्च जोखिम वाले हैं भूकंपीय क्षेत्र। सन 2004 की सुनामी के द्वारा भारत के तटों में से कौन सा दूसरा प्रभावित हुआ था? तो इन चारों में से मालाबार, कोकण, उत्कल और कोरोमंडल तट में से सबसे ज्यादा प्रभावित कौन हुआ था? आप बोलोगे कोरोमंडल तट हुआ था सबसे ज्यादा प्रभावित। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर भारत मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब हुई थी? आप बोलोगे भारत मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना 1875 में हुई थी। कब हुई थी? 1875 में। डेट अगर पूछ लिया तो 15 जनवरी 1875 को हुई थी। ध्यान रखिएगा। मुख्यालय हेड ऑफिस कहाँ है इसका? हेडक्वार्टर तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ये भी ध्यान रख लो।
चक्रवात की दिशा क्या होती है? देखो बात कर रहा है चक्रवात की दिशा तो क्या होती है, यही भी पूछ लिया। तो उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत, दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल। मतलब कि सीधी बात है, ये मान लो ये मैंने इक्वेटर खींच दिया। अगर हम उत्तर की बात करें, नॉर्थ की बात करें, तो घड़ी के सुई की विपरीत है, तो मतलब इस तरीके से होगी, है ना, क्योंकि घड़ी कैसी घूमती है, घड़ी घूमती है आपकी ऐसी, है ना, ऐसी घूमती है। तो ये साउथ की दिशा है और ये आपकी नॉर्थ की दिशा है। तो घड़ी के सुई के विपरीत घूमती है उसको कहते हैं नॉर्थ में, और घड़ी के सुई के अनुकूल घूमती है उसको कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? मतलब कि गलत कथन का चयन करना है, कौन सा है? तो आप बोलोगे कि इसमें वातागर का निर्माण होता है, तापमान संबंधी विषमता पाई जाती है। तो क्योंकि ये जो ऑप्शन है दिखाया गया है सी वाला, ये आपका प्रति चक्रवात की स्थिति को दर्शाता है, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात एक तरीके से कह सकते हो, है ना। तो इसलिए 5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी झांसों के मध्य विकसित होता है, ये भी ठीक है। संवहनीय वर्षा के लिए उत्तरदायी, ये भी ठीक है। वायुदाब प्रवणता अधिक होती है, भी ठीक है। लेकिन आपका सी वाला ऑप्शन गलत है, जो कि सही हो जाएगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो आप बोलोगे 1 जून 2016। कब? 1 जून 2016 को आपदा प्रबंधन योजना की शुरुआत की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा अंडमान में स्थित ज्वालामुखी है? अंडमान में स्थित कौन सा ज्वालामुखी है? तो नारकोंडम और बेरन दोनों ही, ए और बी दोनों सही है, तो सी पे टकराओगे। लेकिन यहाँ पर अगर पूछ लिया है कि सबसे हैं तो दोनों अंडमान निकोबार में ही, लेकिन इसमें एक्टिव वॉल्केनो कौन सा है? तो आप बोलोगे वेरन है। कौन सा है? एक्टिव वॉल्केनो कौन सा है? वेरन है। ध्यान रखिएगा, सक्रिय ज्वालामुखी वेरन है। नारकोंडम आपका प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी श्रेणी में आता है, मतलब कि अभी नहीं फटा है लेकिन कभी फट सकता है। भूकंपी तरंगों के प्रकार में शामिल नहीं है, तो PLS है, लेकिन यू जो होती है वो भूकंपी तरंगों में शामिल नहीं है। भारत में सुनामी चेतावनी प्रणाली कहां पर है? भारत में जो सुनामी की चेतावनी जारी करता है उसका हेड ऑफिस या कह सकते हो उसका कहां पर प्रणाली स्थित होती है, जहां से की जाती है? तो हैदराबाद। कहां से? हैदराबाद में सुनामी चेतावनी प्रणाली स्थापित है और इसकी 2007 में स्थापना की गई थी। वर्ष 2024 में प्रभावित चक्रवात दाना का नाम किस देश ने दिया था? देखो दाना के नाम कह रहा है किस देश के द्वारा दिया गया था, चक्रवात है जो कि सऊदी अरब ने दिया था। किसने? सऊदी अरब ने दाना का नाम दिया था। और दाना का अर्थ होता है उदारता। ध्यान रखिएगा, अगर कभी एग्जाम में आ जाए कि दाना का अर्थ क्या है, उदारता इसका अर्थ होता है। चक्रवात रेमल, कौन सा चक्रवात है? रेमल सर्वाधिक प्रभावित राज्य कौन सा है? चक्रवात रेमल आया था, उससे बात करें सबसे प्रभावित राज्य कौन सा है? आप बोलोगे पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल अगर प्रभावित राज्य है, पश्चिम बंगाल यहाँ पर है, देखने को मिल जाएगा। तो ये किस खाड़ी में आया था? तो आप कहोगे बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में आया था। ये भी ध्यान रख लेना आप लोग, है ना, क्योंकि इंपोर्टेंट हो जाता है। चलिए, निम्न में से कौन सा चक्रवात का प्रभाव बंगाल की खाड़ी में नहीं हुआ? मतलब कि ये चक्रवात 4 आए हैं, लेकिन इनमें से एक ऐसा चक्रवात है जो बंगाल की खाड़ी में से संबंधित नहीं है। तो आप बोलोगे यहाँ पर कौन सा नहीं है? कौन सा वाला नहीं है? आप बोलोगे यहाँ पर चक्रवात अम्फान। चक्रवात अम्फान कहाँ आया था? चक्रवात अम्फान की अगर हम बात करें, चक्रवात अम्फान आपका कहाँ पर आया था? ये आपका अरब सागर में आया था। कहाँ पर? इस साइड अरब सागर में आया था। ध्यान रखिएगा, अरब सी में अरब सागर में आया था। बाकी की मेंडूस, सीतरंग और दाना आपका बे ऑफ बंगाल में आया था, और रेमन भी आपका बे ऑफ बंगाल में ही आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चक्रवात ताउते, कौन सा है? चक्रवात ताउते के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, उसका चयन कीजिए। चक्रवात ताउते का प्रभाव गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में रहा है, क्या ये सही है? बात बिल्कुल ठीक है। चक्रवात ताउते का नामकरण ईरान देश ने दिया है, ये गलत है, क्योंकि ईरान देश ने तो इसका नामकरण नहीं दिया है, क्योंकि जो ताउते का नाम है वो म्यांमार ने दिया था। ध्यान, कहाँ पे? म्यांमार में दिया गया था। तो केवल आप कहोगे ए वाला आपका सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चक्रवात वर्ष 2023-24 के दौरान भारत में प्रभावी नहीं था? मतलब कि 23-24 के दौरान भारत में प्रभावी नहीं था। इन चक्रवातों में कौन सा चक्रवात है? तो आप बोलोगे इन चक्रवातों में जो है वो आपका है चक्रवात आसानी। आसानी कब आया था? 2022 में आया था। देखो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं ना। चक्रवात बिपरजॉय की बात की जाए तो ये कब आया था? ये आपका 2023 में आया था। अगर हम बात करें चक्रवात दाना की और ये रेमल की, रेमल और दाना दोनों आपके 2024 में आए थे, ये भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूखा से निपटने का सबसे उपयुक्त तरीका है। सूखा से निपटने का सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा हो सकता है? आप बोलोगे उपयुक्त सभी। कैसे? वर्षा जल संग्रहण करना, नदियों को आपस में जोड़ना और वृक्षारोपण करना, ये सभी सूखे से निपटने के तरीके हैं। बढ़िया। भोपाल गैस त्रासदी की जो घटना है किस वर्ष घटित हुई थी? देखो इंपोर्टेंट है, क्योंकि भोपाल जो गैस त्रासदी की घटना है वो 1984 में घटित हुई थी, 1984 में घटित हुई थी। अगर बात की जाए, कभी कभी गैस का नाम पूछ लिया था, कौन सी गैस से यहाँ पर जो हुआ था, रिसाव हुआ था, तो वो रैस है आपकी। बात की जाए तो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था, जिसको MIC भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए
भारत की जनसंख्या का बृहत विभाजक वर्ष कौन सा है? भारत की जनसंख्या का जो विभाजक वर्ष है और बड़े स्तर पर जो विभाजक हुआ है वो क्या हो गया आप लोग? 1921 है। क्या है? 1921 है। वर्ष 2021 की जनगणना भारत की किस क्रम की जनगणना थी? यह जनगणना है, तो आप बोलोगे जनगणना जो 2011 वाली है वो आपकी, सॉरी 2021 बोल दिया था क्या, सॉरी 2011 की जनगणना है वो भारत की किस क्रम की जनगणना है? आप लोग बोलोगे 15वीं जनगणना है। कौन सी? 15वीं जनगणना है, ध्यान रखिएगा। अगर कभी पूछ लिया कि स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना है तो 7वीं है ना। जनगणना 2011 की दृष्टि से जनघनत्व में सर्वाधिक 3 राज्य का क्रम क्या है? तो कह रहा है कि 2011 की जनगणना के क्रम में जनघनत्व में सर्वाधिक जो घनत्व वाले राज्य हैं वो 3 क्रमों का बताइए। आप बोल दोगे बिहार, पश्चिम बंगाल और केरल का जनघनत्व वो सर्वाधिक रहा है, ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत है? भारत की पूछ रहा है, मध्य प्रदेश की नहीं पूछा है। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत है? तो 17.72 प्रतिशत है। 17.72 प्रतिशत है जनसंख्या वृद्धि दर, ध्यान रखिए। सर्वाधिक न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है 2011 की जनगणना के अनुसार? सर्वाधिक लिंगानुपात, जहां पे न्यूनतम लिंगानुपात है वो पूछ रहा है कौन सा है, तो दमनदीप है। कौन सा? दमनदीप है। लेकिन अब ध्यान रखना है आपको, दमनदीप का कितना था उस समय? 1818 था। ये चेंज हो सकता है क्योंकि दमनदीप और दादर नगर हवेली मिल चुके हैं, तो उसको थोड़ा सा आप लोग अपडेट करते रहना। TFR से तात्पर्य क्या है? देखो TFR से तात्पर्य की बात करें तो टोटल फर्टिलिटी रेट से है। क्या है? टोटल फर्टिलिटी रेट से है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारत की प्रथम जनगणना प्रमुख रूप से किस बात पर बल दिया गया है? भारत की प्रथम जनगणना जो हुई थी उस, ध्यान रखना, भारत की प्रथम जनगणना पूछ रहा है कि प्रथम बात जो हुई थी वो किस बात पर बल दिया गया था? तो आप बोलोगे जो बल है कि परिवार नियोजन पर दिया गया था। किस पर? परिवार नियोजन पर दिया गया था। भारत की 3 सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले राज्यों का क्रम बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार। आप बोल दोगे केरल, मिजोरम और गोवा है। क्या है? केरल, मिजोरम और गोवा सर्वाधिक प्रतिशत साक्षरता वाले, जहां पे सबसे ज्यादा शिक्षित है वो उसकी पूछा है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार एक जो असत्य है, मतलब कि यहाँ पर एक जो गलत है उसकी बात करना है। अगर हम बात करें स्वतंत्र जनगणना आयुक्त डॉक्टर C चंद्रमौली थे, ठीक है। शुभंकर की बात करें तो प्रगण शिक्षिका थी, ठीक है। आदर्श बाग हमारी जनगणना हमारा भविष्य भी, ठीक है। स्वतंत्र भारत की 6वीं जनगणना है, ये गलत है। क्या है? स्वतंत्र भारत की 6वीं जनगणना, ये गलत है क्योंकि स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना है? अभी मैंने आपको बताया था 7वीं जनगणना है, लेकिन टोटल जनगणना कितनी है? 15वीं जनगणना है। मतलब कि 15वीं जनगणना टोटल है लेकिन स्वतंत्र भारत की 7वीं है। जनगणना 2011 के अनुसार देश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या, सॉरी अनुसूचित जनजाति की संख्या देश की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? आप बोलोगे 8.6 प्रतिशत। कितना? 8.6 प्रतिशत है। नेक्स्ट आता है कि जनगणना वर्ष 2011 के न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले 3 राज्यों का क्रम बताइए। शिशु लिंगानुपात वाले 2011 के न्यूनतम बताना है कौन सा है, तो आप क्या कहोगे? पंजाब, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर। क्या है? हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर। भारत के किन राज्यों में अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है? अनुसूचित जो जाति है वो निवास ही नहीं करती है, वो आपका कौन सा हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, यहां पर आपको मिल जाएगा नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जनगणना 2011 के में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? जनसंख्या 2011 में जो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जो राज्य है वह कौन सा है? जहां पर ग्रामीण जनसंख्या, गांव में रहने वाली जनसंख्या सबसे ज्यादा है वो उत्तर प्रदेश है। कौन सा? उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत है वह कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो नगरीय जो प्रतिशत है वो 31% है, 31%। कितना? 31% है, ध्यान रखिएगा। विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अब बात कर रहा है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की बात कर रहा है। क्या कर रहा है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की बात कर रहा है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? आपका 11 जुलाई को मनाता है। कब? 11 जुलाई को बात ध्यान रखिएगा, विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ध्यान रखना। तो यहाँ पर हमने MPPSC की महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट की जो लगा रहे हैं टेस्ट सीरीज, उसके हमने यहाँ पर भारत के भूगोल के 100 क्वेश्चन कवर कर लिए। अब कोशिश करेंगे हम कि यहाँ पर हम किसके लाऊं? वर्ल्ड ज्योग्राफी के लाऊं, जैसे कि ज्योग्राफी इंडियन हो जाए फिर वर्ल्ड की हो जाए, फिर उसके बाद हम पॉलिटी की कोशिश करेंगे, है ना। बाकी की आप मुझे बताइएगा कि आकार की टेस्ट सीरीज के क्या लगाना स्टार्ट कर दिया जाए, क्या अभी उसको स्टॉप ही रखा जाए, कुछ टाइम बाद लगाया जाए, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज ही समाप्त करते हैं। वीडियो पे बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।